हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के किए थे। मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन था ये, तो इसमें जो है ना बॉडीज रोटेट नहीं हो रही थी। तो आज जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम रोटेशनल डायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, मैंने समझा दिया था लास्ट में। देखिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस ऑन रोटेशनल डायनेमिक्स। देखिएगा, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा सबसे पहले ये है, देखिए ये यूनिफॉर्म थिन रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड, और इसके ऊपर यहां पे दो रस्सियां बंधी हुई हैं, एक ये और एक ये रस्सी नंबर 2 है, ये रस्सी नंबर 1 है। यहां पे एक कैंची है, सीजर। तो अब क्वेश्चन ये है कि रस्सी नंबर 1 के कटने के इमीडिएटली बाद रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी होगी? यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। हालांकि लेंथ की टर्म में आंसर नहीं आएगा, m की ही टर्म में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। इन द सिचुएशन shown in figure, calculate tension in the string 2 just after cutting the string 1। स्ट्रिंग 1 के कटने के तुरंत बाद स्ट्रिंग 2 में कितनी टेंशन होगी, ये बताना है बच्चों। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए रस्सी कट चुकी है, कैंची तो आप दिखा दो, तो रस्सी कट गई है, तो यहां पे टेंशन टी आ चुकी है। अभी रॉड घूमी नहीं है क्योंकि अभी तुरंत के तुरंत रस्सी कटी है, यहां पे एक mg फोर्स लग रहा है। तो अब सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। आपको मैंने सिखाया था कि जो न्यूटन का लॉ लगता है तो उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेना पड़ता है, क्योंकि रॉड जो है ना ये ऐसे गिर जाएगी। तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं A, इसका नाम रखते हैं C, इसका नाम रखते हैं B। तो B पे से रस्सी टूट गई है, कट गई है। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाएंगे। तो लेट A बी द एक्सेलरेशन ऑफ center of mass of the rod। तो मान लो कि A जो है वो रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, दैट इज फाइन। तो अब हमारी जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, जहां पे t जो है वो ये टेंशन है। तो mg नीचे को लगने वाला फोर्स है, t ऊपर को लगने वाला फोर्स है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन है।
तो मजेदार बात यह है कि यहाँ पे आपका न्यूटन सेकंड लॉ भी रिवाइज होते जाता है। अब देखो, अब हमें टॉर्क की इक्वेशन लिखनी होगी। तो टॉर्क की इक्वेशन हम किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, ए के अबाउट लिखेंगे या सी के अबाउट लिखेंगे या बी के अबाउट लिखेंगे। तो बात ऐसी है कि अगर कोई पॉइंट स्टेशनरी है तो उसके अबाउट आप लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई पॉइंट स्टेशनरी नहीं दिख रहा आपको रॉड में, तो फिर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखो। तो अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि पॉइंट ए जो है वो स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि रॉड यूं गिरेगी तो ए पॉइंट जो है वो स्टेशनरी रहेगा। तो हम ए के अबाउट लिख देते हैं। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो देखो ये डिस्टेंस L/2 हो गई। तो इस ए के अबाउट टेंशन का तो कोई टॉर्क होगा नहीं, mg का ही टॉर्क होगा। तो वो हो जाएगा mg इंटू में L/2, ये mg का टॉर्क हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू में अल्फा। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि I किसके अबाउट लेना है, C के अबाउट लेना है या A के अबाउट लेना है। तो क्योंकि हमने टॉर्क की इक्वेशन A के ही अबाउट लिखी है, तो हमें I भी A के ही अबाउट लेना है। तो A के अबाउट I का मतलब हो गया 1/3 ml², 1/3 ml² इंटू अल्फा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ध्यान से देखो, एक वेरिएबल तो t है, एक a है और एक अल्फा है, तो 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम एक रिलेशन ढूंढेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें हम पता लगाते हैं कि दोनों एक्सेलरेशन के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो इसमें एक एक्सेलरेशन तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है और एक एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो अगर रॉड इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है तो सेंटर जो है वो L/2 डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू L/2 हम लिख सकते हैं। ये निकला कहां से, ये निकला इस फार्मूले से। वी नो दैट A टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ये हमारा एक फार्मूला सिखाया था मैंने आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली देखा जाए तो इस पॉइंट, ये सेंटर अगर है तो C जो है वो C पे जो टेंजेंट ही नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर C को देखें तो सर्कल में घूम रहा होगा ना C, तो उस सर्कल की टेंजेंट ही बनेगी, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही हो गया ये का। मतलब अगर मैं A को सेंटर मान के एक सर्कल और AC को रेडियस मान के एक सर्कल बनाऊं, तो जो पॉइंट C है वो A के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, तो इस पे टेंजेंट नीचे कोई तो आएगी। आई होप आप समझ गए। तो अब ये हमारे पास 3 इक्वेशनें बन गई, इन तीनों को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो देखो, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो जगह यहीं पे बनेगी। सो mg माइनस टी इज इक्वल टू m है ना। यहां से निकल गया मेरा a, अल्फा, अल्फा हो गया a 2a/l। सो अल्फा कम्स आउट टू बी 2a/l। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो mg इंटू L/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू में m इंटू में L² इंटू में अल्फा, अल्फा इज 2a/l है ना। अब देखो, इस L से तो ये L कट गया, m से ये m कट गया है ना, तो ये हो गया GL/2 इज इक्वल टू 1/3 है ना 2AL। एक L और कट जाएगा, ये L भी कट गया। अब यहां से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू 3G/4। अब अगर आपको A की वैल्यू मिल जाए तो फिर तो आप सभी कुछ निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, फिर अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। A स्मॉल a यानी एक्सेलरेशन। देखो, ये याद रखना, हमने शुरू में लिखा था लेट A बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ज्यादातर कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं, इसको ACM लिख देते हैं, तो उसमें मतलब ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने शुरू में ही लिख दिया कि भैया A जो है ना एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, तो ठीक है, तो इसमें डाल देते हैं। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू में 3G/4। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी
देखो ये 3mg/4 इधर आ जाएगा तो mg माइनस 3mg/4, तो विच गिव्स मी t इज इक्वल टू mg/4। तो ये हमें आंसर मिल गया। अब बच्चों मान लो एग्जामिनर ये कहे कि नहीं, एक काम करें आप बी का भी एक्सेलेरेशन बताएं इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। टेंशन के अलावा एक्सेलेरेशन ऑफ बी बताना है। मान लो एग्जामिनर ये पूछता कि या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन बताओ, वो तो हमने निकाल ही दिया। तो मान लो एग्जामिनर ये पूछ रहा है इन द प्रीवियस क्वेश्चन calculate the value of acceleration of point B just after cutting the string। स्ट्रिंग कटने के फौरन बाद। अब देखो जो अल्फा था ना उसकी वैल्यू थी 2a/l, है ना, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू l/2 था ना बच्चों। तो हमें ये पता है तो हम अल्फा भी निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 2a/l, तो 2/l इंटू a इज 3g/4। देखो 2 से कट गया, 2 आ गया, तो इट इज 3g/2l। ये अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों। तो अब ध्यान से देखेंगे रॉड तो जो है ना इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी ना, तो जो बी पॉइंट है वो एल दूरी अवे है, एल डिस्टेंस अवे है ना ए से, सेंटर से। सेंटर मतलब रोटेशन का सेंटर। रॉड जैसे रस्सी कट गई, रॉड ए पॉइंट को सेंटर मान के घूमना शुरू हो जाएगी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी आ जाएगा हमारा अल्फा इंटू एल। जब एक्सेलेरेशन ऑफ सी था अल्फा इंटू l/2, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ बी है अल्फा इंटू एल। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी आ गया बच्चों अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 3g/2l इंटू एल। एल से एल कट गया, सो इट इज 3g/2। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। अब ए का एक्सेलेरेशन तो 0 ही होगा रस्सी कटने के फौरन बाद। और भी कोई पॉइंट हो तो हम उसका भी एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट डी है, तो डी जो है मिड पॉइंट है इसका, ये l/4 है ना, ये भी l/4 है। मतलब मिड पॉइंट किसका है, ए सी और बी के बीच का, है ना। तो डी इज ए पॉइंट मिडवे बिटवीन बी एंड सी। If D is a point midway between C and B, then find acceleration of D। तो अब देखो D का एक्सेलरेशन निकालना है, तो D की जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, l/2 प्लस l/4। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन ऑफ डी हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू l/2 प्लस l/4। तो l/2 प्लस l/4 होता है 3l/4। तो अल्फा इंटू 3l/4, अल्फा की वैल्यू है 3g/2l, 3g/2l इंटू 3l/4। एल से एल कट गए, तो ये आ गया 9g/8। समझे बच्चों? तो दिख तो रहा ही होगा आपको। तो दिस कम्स आउट टू बी 9g/8। आई होप आप समझ गए। तो इस तरीके से हमने डी का भी एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब ये मैंने आपको बताया मेथड 1, अब इसी का मैं आपको बताता हूं मेथड 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेथड 2। अब देखो बच्चों पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेथड नंबर 2 से। तो देखो क्या है मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हम दो मोशन कंसीडर करेंगे। एक मोशन हम लेंगे ट्रांसलेशनल मोशन और एक लेंगे रोटेशनल मोशन।
मतलब द रॉड हैज टू टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, और उनको हम सुपर इम्पोज करेंगे. द मोशन ऑफ रॉड कैन बी assumed to be the superposition of translational and rotational motion. तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का सुपरपोजिशन हम इसको ले सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब देखो कैसे करेंगे. तो ऐसे समझ लो कि रॉड जो है ना, रॉड में दो मोशन है. एक तो रॉड का मोशन ऐसा है, रॉड नीचे आ रही है, इसके सेंटर का एक्सेलेरेशन ए है, तो यहाँ का भी एक्सेलेरेशन ए है, यहाँ का भी एक्सेलेरेशन ए है, ये पॉइंट डी है, इसका भी ए है, हर एक पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए है. समझ रहे हैं बच्चों? अगर मैं इसमें 10-20 और पॉइंट ले लूं, उनका भी ए है. लेकिन साथ ही साथ रॉड सेंटर के अबाउट घूम भी रही है. तो ये घूम रही है ऐसे, तो लेट मी चेंज द कलर. अब इस घूमने के चलते है ना, इधर का एक्सेलेरेशन हो जाएगा, देखो सेंटर से ये l/2 डिस्टेंस पे है ना, तो अल्फा इंटू l/2. इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू l/4. इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू l/2. अगर यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूं E, तो E का ऊपर को हो जाएगा एक्सेलेरेशन अल्फा इंटू l/4, और नीचे को ट्रांसलेटरी मोशन के चलते एक्सेलेरेशन हो जाएगा A. समझे बच्चों? और अगर मैं इसको x डिस्टेंस मान लूं, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ऊपर को एक्सेलेरेशन हो गया आपका अल्फा इंटू x, है ना. सेंटर से मान लो, सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है E. तो इस तरीके से हम ये सुपरपोजिशन करेंगे. मतलब हम एक तो ये ट्रांसलेशनल मोशन लेंगे, एक रोटेशनल लेंगे. अब उसके चलते जो B पॉइंट है ना, उसका जो नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे को A प्लस अल्फा l/2. समझे? और इसका जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा C का, C में तो बस A ही रहेगा, है ना. B का जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो देखो यहाँ पे. समझ रहे हो बच्चों? D का जो नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A प्लस अल्फा l/4. और यहाँ पे E लिया था ना मैंने x डिस्टेंस पे, तो अब उसका एक्सेलेरेशन ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है. चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये A बड़ा है अल्फा x से, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा A माइनस अल्फा x. ओके. और यहाँ का एक्सेलेरेशन हो जाएगा, हो सकता है नीचे को ही हो जाए, हो सकता है ऊपर को हो जाए. तो एक्चुअली हकीकत तो यह है कि पॉइंट A का नेट एक्सेलेरेशन जो है वो 0 आएगा. और अगर मैं इसको लिखूं तो ये A माइनस अल्फा l/2 है. तो एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट A विच इज अल्फा A माइनस अल्फा l/2, A माइनस अल्फा l/2 मस्ट बी इक्वल टू 0. क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि भैया पॉइंट A तो बंधा हुआ है ना रस्सी से, तो अगर रस्सी स्लैक होगी तब A ऊपर जाएगा, और रस्सी तो स्लैक हुई नहीं है, तो A तो ऊपर जाएगा नहीं. तो अगर A ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि रस्सी टूट जाएगी अगर नीचे जाएगा. तो इसका मतलब A इज इक्वल टू A माइनस अल्फा l/2 इज इक्वल टू 0 गिव्स मी A इज इक्वल टू अल्फा l/2. बात समझ आई बच्चों? ये आ गया. अब ये जो रिलेशन है, ये तो कंस्ट्रेंट रिलेशन हमें मिल गया, क्योंकि हमने दो मोशन का सुपरपोजिशन किया. तो उस सुपरपोजिशन में रोटेशनल के चलते ये एक्सेलेरेशन B का नीचे को, ट्रांसलेशन के चलते A नीचे को, D का A ट्रांसलेशन के चलते नीचे को, रोटेशन के चलते अल्फा l/4 नीचे को. C के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अपने सेंटर के अबाउट रोटेट ही करती है, तो उसका 0. और यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो रोटेशन के कारण ऊपर को, रोटेशन के कारण ऊपर को. इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन रोटेशन के कारण ऊपर को है, ट्रांसलेशन के कारण नीचे को है, तो दोनों का निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा. और लेकिन क्योंकि A ना ऊपर जा रहा ना नीचे, तो A का नेट एक्सेलेरेशन 0 रख देंगे, तो उससे हमारा ये रिलेशन निकल आएगा. अब ये हुआ शुरुआत. अब देखो हमने A तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माना था ना. मैं फिर से बोल रहा हूं, हियर A इज ACM. यहाँ पे A ही ACM है, A इज द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो हम लिखेंगे वो इक्वेशन तो रहेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू A. ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 रहेगी. अब ये इक्वेशन 1 बन चुकी है. अब तीसरी इक्वेशन जो मैं लिखूंगा वो सेंटर के अबाउट टॉर्क की ऐसे लिखूंगा, समझे? तो सेंटर के अबाउट टॉर्क एम्प्टी नहीं देगा, वो टेंशन देगा.
तो टेंशन इंटू L/2 इज इक्वल टू आई इंटू में अल्फा। तो ये इक्वेशन ऑफ टॉर्क है अबाउट सी, टेकिंग टॉर्क अबाउट सी। तो अगर आप सी के अबाउट टॉर्क लेंगे बच्चों, तो आप अंडरस्टूड है कि ये सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सी के अबाउट ही लगाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है, पता चला, नहीं तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये होता है 1/12 mL² इंटू अल्फा। अब देखो ये मैं काट सकता हूँ L को, है ना, 2 भी काट सकता हूँ, 2 से काटूंगा तो ये 6 आएगा, L काटूंगा तो T की वैल्यू आएगी 1/6 mL अल्फा। अब देखो L अल्फा 2a है तो ये भी डाल दो, तो T इज इक्वल टू हो गया 1/6 m इंटू 2a, क्योंकि L अल्फा की वैल्यू 2a है, तो ये 1/3 m में हो गया, 1/3 m में। तो आई होप आप समझ गए। सो दिस इज 1/3 m में। नाउ व्हाट, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम बात करेंगे, ये T की वैल्यू यहां से ma की वैल्यू 3T आ जाएगी, तो ma कम्स आउट टू बी 3T। तो अगर मैं ma की वैल्यू इसमें डाल दूं तो मेरे को T निकल जाएगा, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो गया mg माइनस T इज इक्वल टू 3T, तो ये हो गया mg इज इक्वल टू 4T, तो ये हो गया T इज इक्वल टू mg/4। तो आंसर तो वही आ गया बच्चों। अब वही सारे आंसर फिर दोबारा से मिलेंगे हमको, ठीक है। एक बार अगर हमें T मिल गया ना बच्चों, अब हमें सब कुछ मिल जाएगा। देखो तो T मिल गया तो हम यहाँ से ma इज इक्वल टू 3T है ना, तो हम यहाँ से a निकाल लेंगे, तो ma इज इक्वल टू 3 इंटू mg/4, तो mm कट गया तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3g/4। आंसर वही आएंगे, मजेदार बात है। इसके अलावा अब हम अल्फा निकाल सकते हैं, तो अल्फा यानी कि 3g/4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2, 2 से कट जाएगा 2, सो दिस गिव्स मी अल्फा इज इक्वल टू 3g/2L। ओके बच्चों, दिख रहा है, ये ऊपर लिखना पड़ेगा। ओके, यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखो a की वैल्यू 3g/4 इस इक्वेशन में डाल रहे हैं, सो 3g/4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2, 2 से कट के 2 आ गया, तो दिस गिव्स मी अल्फा इज इक्वल टू 3g/2L। अब देखो, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना, मान लो b का, तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस अल्फा L/2। अल्फा L की वैल्यू 2a है एक तरीके से, तो है ना, तो अल्फा L/2, या चलो छोड़ो, पूरा लिख ही देता हूं मैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3g/2L, a की वैल्यू कितनी है 3g/4 प्लस अल्फा इज 3g/2L, है ना, इंटू L/2। L से ऐड कर क्या, ये 3/4 आ गया, तो 3g/4 प्लस 3g/4, 3g/4 प्लस 3g/4, सो दैट कम्स आउट टू बी 3g/2। तो ये वही आंसर आ गया ना बच्चों। मजेदार बात यह है कि आपके आंसर वही आएंगे, ठीक है। अब देखो ये एक्सेलरेशन ऑफ b था, मान लो एक्सेलरेशन ऑफ d निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस अल्फा L/4, है ना, तो a तो वही 3g/4 है प्लस 3g/2L इंटू L/4, है ना, LL कट गया, ये 3g/8 आ गया, तो 3g/4 प्लस 3g/8। अब 3g/4 को प्लस 3g/8 करेंगे तो 8 LCM आएगा, तो ये 6 हो गया, 6 और 3 9, तो ये हो गया 9g/8। पहले भी यही आया था बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सारे आंसर वही आएंगे। इवन अगर मैं ये निकाल लूं, है ना, E का एक्सेलरेशन, तो E का भी एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूं, पहले भी और अब भी, है ना। तो पहले के केस में E का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वाले मेथड से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 माइनस x, तो उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा पहले वाले मेथड से, एक्सेलरेशन ऑफ E इज इक्वल टू अल्फा इंटू में L/2 माइनस x। अल्फा की वैल्यू ये आई थी, तो 3g/2L इंटू L/2 माइनस x, इसको अंदर पहुंचा देंगे, है ना, LL कट जाएंगे, तो 3g/4 हो गया, 3g/4 माइनस 3gx/2L, ऐसे आ गया, समझे बच्चों। अब ये तो ओल्ड वाला मेथड हुआ, अब न्यू मेथड से देखो, न्यू मेथड से E का एक्सेलरेशन निकल जाएगा,
तो न्यू मेथड से है ना एक्सेलेरेशन ऑफ ई निकलेगा a माइनस अल्फा एक्स बाई टू, नहीं अल्फा एक्स ओनली, टू नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है 3g बाई 4 है, माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 3g बाई 12 है, सो दैट इज 3g बाई 12 इंटू एक्स। तो आप ध्यान से देखो ये क्या आया 3g बाई 4 माइनस 3g बाई 12 इंटू एक्स। तो आप किसी भी तरीके से करो आपका आंसर तो सारे सही आ जाएंगे। पिछले वाले मेथड में जब आप a को सेंटर मान के सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इस वाले मेथड में c को सेंटर मानना है और दो दो एक्सेलेरेशन लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसी क्वेश्चन को b के अबाउट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा b के अबाउट करना मुश्किल पड़ेगा एक्चुअली, टॉर्क अबाउट b लेना, लेकिन मैं बता ही देता हूं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बच्चों, यहां पे टेंशन निकालनी है हमको, है ना। ये हमारा mg हो गया, ये b पॉइंट हो गया, तो b पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा बच्चों। तो अगर ये c है और ये a है ना, तो आप ये कह सकते हो कि सर देखो b का जो एक्सेलेरेशन होगा ना वो होगा नीचे को a और नीचे को अल्फा l बाई 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी की वैल्यू हो गई a प्लस अल्फा l बाई 2, जहां पे a जो है ना वो ACM है, समझ रहे हो ना। तो अब अगर मैं b पे बैठ जाऊं, तो b पे जब मैं बैठूंगा तो b पॉइंट नीचे जा रहा है, तो c पे मुझे एक सूडो फोर्स लेगा ऊपर की ओर। तो अगर हम b पे बैठ के सिचुएशन को देखेंगे तो हम एक नकली फोर्स ले लेंगे m इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ b, और एक असली फोर्स लेंगे mg, और एक असली फोर्स लेंगे टेंशन, और ये पॉइंट B हो गया। तो ये B पे बैठने का हो गया इन द फ्रेम ऑफ B। याद रखो ये सूडो फोर्स है। तो किसी एक्सीलरेटेड पॉइंट पे आप बैठ जाओगे तो जितना भी उस एक्सीलरेटेड पॉइंट का एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन तो नीचे होगा, तो सूडो फोर्स तो उल्टी दिशा में लगेगा ना बच्चों। तो अब बात ऐसी है कि जो 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 फोर्स की इक्वेशन थी वो तो आपको mg माइनस टी इक्वल टू m में ही लिखनी है हर बार, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका एक्सीलरेशन लेना है a का, तो a का देखो ट्रांसलेटरी के चलते एक्सीलरेशन होगा a, रोटेटरी के चलते होगा अल्फा l बाई 2। तो a माइनस अल्फा l बाई 2 इज नेट एक्सीलरेशन ऑफ a, दैट मस्ट बी 0। तो a की वैल्यू अल्फा l बाई 2 हो गई। तो अब आप ध्यान से देखो अल्फा l बाई 2 और a बराबर है, तो एक्सीलरेशन ऑफ b की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सीलरेशन ऑफ b की वैल्यू हो गई a प्लस a, यानी कि 2 है, जहां पे a जो है ना वो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो आप इसको यहाँ पे 2m में लिख सकते हो, ये सूडो फोर्स है, क्योंकि b का एक्सीलरेशन 2a है, जितना एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का है ना उसका दुगना एक्सीलरेशन है ये। अब ये एक इक्वेशन लग चुकी है, तो b के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं हम लोग। तो b के अबाउट टॉर्क देखो, mg का टॉर्क जो है वो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव हो गया। तो mg इंटू mg का टॉर्क mg इंटू में अल्फा l बाई 2, या तो बेसिकली दो फोर्स बड़े हैं तो बढ़ेगा, ये ऐसे घूम जाएगा क्योंकि b पॉइंट एक्चुअली नीचे आ रहा होगा, तो हमें ये वाला पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो mg का टॉर्क नेगेटिव ले लेंगे, मतलब t का टॉर्क लेते हैं पहले, तो सबसे पहले तो t इंटू में l प्लस 2m इंटू में l बाई 2 और माइनस mg इंटू में l बाई 2। तो ये नेट टॉर्क हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर इंटू में अल्फा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एक्चुअली में तो a पॉइंट जो है वो नीचे जाएगा, b जाएगा, a पॉइंट वही रहेगा, b नीचे जाएगा, पर जब आप यहां बैठ जाएंगे तो आपको a ऊपर जाता हुआ दिखेगा। समझ गए ना बच्चों। तो देखो क्या करें क्या करें क्या करें, तो कुछ नहीं, हमें निकालना t है।
तो सबसे पहले तो ये अल्फा को गायब करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। एल अल्फा की वैल्यू डालते हैं 2a, या एल काट देते हैं ना सब में से, एक एल कट गया, तो t प्लस एम ए माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 1/3m इंटू एल अल्फा। अब एल अल्फा की वैल्यू 2a आ जाएगी, तो 2a इज इक्वल टू एल अल्फा, 2a डाल देंगे अगले लाइन में, तो t प्लस एम जी माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 1/3m इंटू 2a। समझ आया बच्चों? ओह, ये एम ए था। तो इसको अगर मैं इधर पूछाऊं, है ना, तो यहां से t की वैल्यू आ रही है, देखो t की वैल्यू आ रही है आपकी एम जी बाई 2 प्लस का हो गया और एम ए माइनस का हो गया और प्लस का 2 ma बाई 3 हो गया, है ना। तो t की वैल्यू हो गई एम जी बाई 2 माइनस एम ए बाई माइनस का एम ए बाई 3, क्योंकि एक एम ए माइनस का और 2/3 प्लस का, तो माइनस का 1/3 बचेगा। ये भी t है, ये भी t है। तो एक काम करते हैं, हमें बस t निकालना है, या तो हम a भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो t की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एम जी माइनस एम जी बाई 2 माइनस एम ए बाई 3 इज इक्वल टू एम ए। तो ध्यान से देखो, ये एम जी बाई 2 हो गया, ये एम ए बाई 3 उधर चला गया, इज इक्वल टू 4 एम ए बाई 3, है ना। एम जी माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू एम कट गए, ये तो 3g बाई 8 आ गया, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। ओह, ये 2ma बाई 3 आएगा बच्चों, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो गया, तो प्लस वाला जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो, अब सही हो गया, तो यहाँ से m कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 3g बाई 4। आंसर तो वही आने है ना एक्चुअली। तो जब a की वैल्यू 3g बाई 4 आ गई तो इसमें डाल देंगे, तो यहाँ से mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू में 3g बाई 4, तो यहाँ से आपका t आ जाएगा mg बाई 4। तो आप देख सकते हो कि सॉल्व तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कर लो, लेकिन बस पॉइंट ये याद रखना है आपको कि अगर आप किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाओगे जो पॉइंट खुद ही मूव हो रहा है, तो आपको उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन जो है ना निकाल के एक सूडो फोर्स और कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे जो बेकार मेथड लगा वो बी का ही लगा, क्योंकि बी ऑलरेडी, तो जब हमारा ए से किया हमने तो सबसे आसानी से सॉल्व हो गया, सी से किया तो थोड़ा टाइम लगा, बी में तो बहुत ही टाइम लगा, तो हम ऐसा करेंगे क्यों। लेकिन आप कहोगे सर जब करना नहीं है तो बताया क्यों है, सिखाया है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लगाओ, सही करते चले जाओ, आंसर आपके सही आते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, अब की बार हमारी जो रॉड है वो ऐसी है, मतलब सेम ही है, बस रस्सी अलग जगह पे बंधी हुई है, यहां पे बंधी है। दिस इज रस्सी नंबर 1, दिस इज रस्सी नंबर 2, ये L/4 डिस्टेंस पे है। तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास m है और लेंथ L है, ऑफ मास m एंड लेंथ L, कैपिटल L। तो इस पॉइंट का नाम हम A रख लेते हैं, इसका नाम हम E रख लेते हैं, इसका नाम हम C रख लेते हैं, है ना, इसका नाम हम क्या कहते हैं B रख लेते हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट D ले लेते हैं, जैसे पहले लिया था।
तो अब जो रस्सी है ना वो ई पे बंधी हुई है, समझ रहे हैं बच्चों, और ई जो है वो L/4 डिस्टेंस पे है, ये पक्का है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंशन इन द string 2 just after cutting the string 1, है ना। स्ट्रिंग 1 को काटने के तुरंत बाद स्ट्रिंग 2 में कितनी टेंशन होगी ये बताना है। तो देखो बच्चों करते हैं, तो दिस इज इट, है ना। ये रस्सी बना दी मैंने। अब जैसे कि मैंने पहले 3 मेथड बताए थे, तो अब की बार हम 2 ही मेथड बताएंगे आपको, ठीक है ना, क्योंकि सारे मेथड करके क्या फायदा है, जो अच्छे मेथड है वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ई के अबाउट ईज को सॉल्व करेंगे। तो देखो लेट सॉल्यूशन ये है बच्चों, लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। अब हम ये कन्वेंशन बना लेंगे कि अगर कहीं पे हम ए लिख देंगे तो वो सेंटर का एक्सेलेरेशन है, और अगर कहीं पे हमें डी का एक्सेलेरेशन लिखना है तो हम लिखेंगे ए डी। अगर हमें बी का एक्सेलेरेशन लिखना है तो ए बी, हमें एक्सेलेरेशन लिखना है ई का तो ए ई, हमें ए का एक्सेलेरेशन लिखना है तो ए ए, और बाकी अगर ए लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है कि वो एक्सेलेरेशन ऑफ सी एम है, समझे। ये हमारा ही तरीका है, किताबों में ना वो ACM ही यूज करते हैं, तो सबके अपने अपने मेथड होते हैं। तो हमारा कन्वेंशन ये है कि अगर किसी भी पॉइंट का एक्सेलेरेशन लिखना हो अदर देन सेंटर ऑफ मास तो हम उसका नाम उसके आगे लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में। लेकिन अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन लिखना है तो फिर हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन सीधा हो जाएगा, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे एक mg एक्ट करेगा, ये रस्सी तो कट चुकी है, ठीक है ना। तो अगर ये रस्सी कट गई, यहाँ पे नई टेंशन डेवलप हो गई T। जब रस्सी नहीं कटेगी तो यहाँ पे टेंशन अलग होगी, उसको हम बैलेंस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, जो बैलेंसिंग मेथड बताया था ना मैंने पिछले लास्ट क्लास में। बैलेंस करना था, टॉर्क को 0 रख देना था, तो उससे निकल जाती टेंशन। पर जैसी रस्सी कट जाएगी तुरंत टेंशन बदल जाएगी, क्योंकि टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो स्पीड ऑफ लाइट से बदल सकता है, मतलब जो कि बहुत फास्ट बदल सकता है। स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड से चलती है उतनी तेजी से कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से बदल जाएगा, मतलब कटते ही बदल जाएगा 0 टाइम में। तो अब देखो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि ये डिस्टेंस L/4 है तो सेंटर तो L/2 डिस्टेंस पे होता है ना बच्चों, एक एंड से यूनिफॉर्म रॉड का, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली L/4 होगी, क्योंकि दिस इज हाफ, दिस इज क्वार्टर, सो दिस इज आल्सो क्वार्टर। 2 क्वार्टर मिलके हाफ बन जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे करेंगे, है ना, ई के अबाउट टॉर्क लेंगे, टेकिंग टॉर्क अबाउट ई। तो वो आ जाएगा ई के अबाउट टॉर्क mg का आएगा, तो mg इंटू L/4 इज इक्वल टू आई इंटू में अल्फा। अब यहाँ पे जो आई है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई है, सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई। अब ई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I इज इक्वल टू आई सी इज 1/12 ml स्क्वायर प्लस m इंटू में L/4 का स्क्वायर। तो ये ml स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, तो 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/16 ml स्क्वायर। तो 12 और 16 का एलसीएम आई थिंक 48 आएगा, तो 48 अगर एलसीएम हो गया तो ये 4/48 और ये 3/48, सो दैट कम्स आउट टू बी 7/48 ml स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो mg इंटू में L/4 इज इक्वल टू 7/48 ml स्क्वायर इंटू में अल्फा। m से m काट दो, एक l से एक l काट दो, ठीक है, 4 से ये 12 काट दो, m से ये m काट दो, l से एक l काट दो, तो ये हो गया आपका g इज इक्वल टू 7/12
एल अल्फा, सो अल्फा कम्स आउट टू बी 12g/7l, है ना। अब अल्फा से हम ए निकालेंगे, तो सेंटर का एक्सेलेरेशन, तो ई पॉइंट से सेंटर l/4 डिस्टेंस दूर है, तो हम ये कह सकते हैं, ये लाइन मिटा देता हूं, तो देखो a इज इक्वल टू अल्फा इंटू l/4, क्योंकि जब ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो सेंटर की जो दूरी है वो l/4 है, तो हम कह सकते हैं कि जी a इज इक्वल टू अल्फा, जो कि आ चुका है 12g/7l, है ना, इंटू l/4। देखो l से l कट गया, 12 से ये 4 भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3g/7। अब a की जो वैल्यू 3g/7 आई है वो इक्वेशन 1 में पुट करी जाएगी, तो फिर आंसर निकल जाएगा। तो देखो पुटिंग इन 1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, है ना, क्या है, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू में 3g/7, तो ये हो गया mg माइनस 3mg/7 इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया आपका 7mg/7, 7 में से गए 3, 4mg/7, तो t कम्स आउट टू बी 4mg/7। ये अपना आंसर आ गया बच्चों। तो मान लो एग्जामिनर कहता है कि नहीं बाकी सभी पॉइंट के एक्सेलेरेशन भी बताओ जी, तो एक बार t निकल गया, अल्फा भी निकल गया, अब सबके एक्सेलेरेशन भी निकाल देता हूं मैं। देखो बस अल्फा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो जैसे हमें a का एक्सेलेरेशन चाहिए, तो a का एक्सेलेरेशन ऊपर को आएगा, है ना, a इज गोइंग अप अल्फा l/4 के एक्सेलेरेशन से, तो एक्सेलेरेशन ऑफ a इज अल्फा l/4 अपवर्ड्स, है ना, अल्फा इज 12g/7, 12g/7l into l/4, so this gives me 3g/7। अब इसका एक्सेलेरेशन a का और c का बराबर ही है, बस a का ऊपर को है, c का नीचे को है, समझे ना, so acceleration of a, so this is upwards। अब हम निकालेंगे एक्सेलेरेशन ऑफ d, तो आप ध्यान से देखो d की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तो मान लो d भी l/4 डिस्टेंस पे है, तो अगर ये l/4 डिस्टेंस पे है, समझ रहे हैं ना, किससे बोला, c से, तो क्योंकि हमें तो e से दूरियां देखनी पड़ेंगी ना बच्चों, क्योंकि हम तो e के पॉइंट अबाउट रोटेट होता हुआ मान रहे हैं, तो हो जाएगा l/4 प्लस l/4, तो अल्फा इंटू l/4 प्लस l/4, यानी अल्फा इंटू l/2। अब अल्फा की वैल्यू डाल देंगे 12g/7l, 12g/7l इंटू l/2, 2 से काट देंगे 6, तो l से l काट देंगे, तो ये हो गया 6g/7। अब बच गया b का भी एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, तो देखो b का एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट b वो आएगा अल्फा इंटू में l/4 प्लस l/2, यानी कि अल्फा इंटू में 3l/4, ठीक है। अल्फा की वैल्यू थी 12g/7l, वो मिटा दिया मैंने, यहाँ से देख सकते हो ये अल्फा की वैल्यू एक्चुअली, इंटू 3l/4। अब देखो 4 से कट के ये 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, l से l कट गया, तो ये हो गया 9g/7। तो इस तरीके से हमने बच्चों सभी पॉइंट्स के एक्सेलेरेशन निकाल दिए। तो ये हमारा मेथड 1 था, अब मेथड 2 करेंगे हम, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, चलिए करते हैं मेथड 2। ये नोट कर लीजिए आप फटाफट। देखो बच्चों, अब हम करेंगे इसी का मेथड 2। तो मेथड 2 में हम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कराएंगे इसको, ठीक है, ई के अबाउट। तो देखो
तो फिर से लिख देता हूं मैं, द मोशन ऑफ रॉड कैन बी superimposed, can be assumed to be the superposition of, can be assumed to be the superposition of translational motion and rotation about its center of mass। तो हम ये मान लेते हैं कि रॉड जो है ना ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। तो अगर रॉड ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, बी है। तो इसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा और इसका भी ए हो जाएगा और इसका भी ए हो जाएगा, सबका स्मॉल ए हो जाएगा। तो ये ट्रांसलेटरी के चलते हो गया सबके एक्सेलरेशन। अब रोटेटरी के चलते देखो, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा एल बाई 4, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा एल बाई 2, इसका एक्सेलरेशन नीचे को हो जाएगा अल्फा एल बाई 4 अगर ये डिस्टेंस एल बाई 4 है तो, और इसका हो जाएगा अल्फा एल बाई 2। समझे ना बच्चों? अब बंधा हुआ पॉइंट कौन सा है? ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ ई कितना आया? वाया ए माइनस अल्फा एल बाई 4, उसको 0 डालना पड़ेगा, तो उससे हमारा ए निकलेगा अल्फा एल बाई 4। तो देखो सबसे पहले ही स्टेप में हमारा ए निकल गया, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, ए की वैल्यू आ चुकी है अल्फा एल बाई 4। क्योंकि पॉइंट ई बंधा हुआ है तो वो ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता, तो उसका नेट एक्सेलरेशन होगा 0। अब mg की इक्वेशन लिखेंगे, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ये जो a है ना, ये ACM है एक्चुअली, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये न्यूटन का सेकंड लॉ की इक्वेशन है, वो किसी भी मेथड से कर लो सेम ही रहेगी, वो बदल ही नहीं सकती। आप न्यूटन के लॉ को कैसे बदल दोगे? नहीं बदल सकते, समझे बच्चों? हाँ, टॉर्क आप अलग अलग पॉइंट के लिए लगा सकते हो। तो कभी अगर आप ए पॉइंट के लिए टॉर्क लोगे, कभी बी के लिए, कभी सी के लिए। तो टॉर्क अबाउट सी लेते हैं, टेकिंग टॉर्क अबाउट सी, टेकिंग टॉर्क अबाउट सी। तो सी के अबाउट जब हम टॉर्क लेंगे तो टेंशन का ही टॉर्क आएगा, तो टेंशन का टॉर्क हुआ टेंशन इंटू एल बाई 4। अच्छी बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना 1/12 ml स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, तो यही अच्छी बात है इसकी। और क्या है, पिछले वाले मेथड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में थोड़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि पहले वाले में क्या था ना कि जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई थी। इसमें टी की वैल्यू निकलती है तो टी से अल्फा निकालना पड़ता है आपको। तो देखो एल से एल काट दिया हमने, 4 से 3 आ गया। अब एल अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये टी की वैल्यू हो गई आपकी 1/3 इंटू एम इंटू में एल अल्फा जो कि 4a है। तो देखा जाए तो टी की वैल्यू हो गई आपकी 4ma/3। तो टी की वैल्यू 4ma/3 डाल देंगे इसमें। तो जब हम इसमें डालेंगे तो mg माइनस टी इज इक्वल टू, तो ma की वैल्यू निकाल देते हैं ना 3t/4, 3t/4। ये टी उधर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा mg इज इक्वल टू टी प्लस 3t/4 विच इज 7t/4 इज इक्वल टू 7t/4, जिससे हम लिख सकते हैं सीधा कि t इज इक्वल टू 4mg/7। तो आप देख सकते हो वही आंसर आ गया। आना ही है वो, हर बार एक ही आंसर आना है बच्चों। अब अगर t निकल गया तो हम यहाँ से, क्योंकि t इज इक्वल टू इतना है, तो हम यहाँ से a निकाल लेंगे। तो देखो ma इज इक्वल टू है 3t/4 और t आ गया हमारा 4g/7, तो 3/4 इंटू में 4mg/7, 4 से 4 कट गया तो ये 3mg/7 आ गया, m से m कट गया, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3g/7। अब एक बार a निकल गया तो इस फॉर्मूले से आप अल्फा भी निकाल सकते हो। तो अल्फा कितना है? अल्फा है 4a/l, तो 4a का मतलब हो जाएगा आपका 12g/7l, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 12g/7l, है ना? तो याद करो यही तो आया हुआ था अल्फा। तो ये बहुत ही शानदार सा मेथड हो गया बच्चों,
जिसमें आपको समझ आ गया। अब बाकी पॉइंट्स के एक्सेलरेशन भी निकाल देता हूं मैं आपको, देखो। तो देखिए, मान लो मुझे बी का एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए प्लस अल्फा एल बाई 2। तो ए कितना आया पड़ा है 3g बाई 7 प्लस अल्फा, अल्फा आया है 12g बाई 7l, है ना, इनटू में l बाई 2, l से l कट गया, ये 6 आ गया। तो 3g बाई 7 प्लस 6g बाई 7 एंड दैट कम्स आउट टू बी 9g बाई 7। यही आया हुआ था पहले भी, याद आया बच्चों। अब एक्सेलरेशन ऑफ डी निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ डी हो गया हमारा ए प्लस अल्फा एल बाई 4, है ना। ए हो गया हमारा 3g बाई 7 प्लस अल्फा हो गया हमारा 12g बाई 7l इंटू एल बाई 4 से कट के 3 आ गया, 3g प्लस 3g 6g बाई 7, एल से एल कट गया। समझे ना बच्चों। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए की। तो देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर मैं निकाल लूं और मैं मान लूं कि ए बड़ा है एल बाई 2 से, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस अल्फा एल बाई 2। तो ए की वैल्यू है 3g बाई 7 और अल्फा की वैल्यू है आपका 12g बाई 7l माइनस है यहाँ पे इंटू एल बाई 2। तो 2 से कट के 6 आ गया, एल से एल कट गया। तो ये 6g बाई 7l माइनस के हैं और 3g बाई 7l प्लस के हैं, तो माइनस का 3g बाई 7 आ गया। माइनस में आने का मतलब है कि जो दिशा आपने मानी है उसके उल्टी दिशा में होगा, यानी कि नेगेटिव साइन की ए का एक्सेलरेशन ऊपर को होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे अल्फा एल की तो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो ये बन जाती है, देख रहे हो, अल्फा एल बाई 2। तो अल्फा एल बाई 2 की वैल्यू 6g बाई 7 बड़ी है और ये छोटी है, तो ए छोटा है, अल्फा एल बाई 2 बड़ा है, तो इसलिए नेट एक्सेलरेशन ऊपर को ही होगा। समझ गए ना बच्चों। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो मुझे लगता है आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी तरह का, ठीक है। वैसे तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो आपको क्या कहते हैं सॉल्व करना आ जाना चाहिए। फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें और समझ में आ जाए। देखो बच्चों, ये एक रॉड है, तो ये रस्सी नंबर 1 है, ये रस्सी नंबर 2 है, ये डिस्टेंस है l बाई 6, ठीक है। तो ये पॉइंट A है, ये आपका E है, ये आपका C है ना सेंटर, ये आपका D है, D मान लो l बाई 4 पे ही है, और ये भी l बाई 4 ही हो गया। तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, मास m और लेंथ l की। तो यही कैंची है, क्योंकि इसको काटेंगे, अगर मैं इसको काट दूं तो फिर तो वो सिंपल वाला केस ही बच जाएगा ना बच्चों, C D और ये B है ना। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 2 जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 के कटने के तुरंत बाद स्ट्रिंग 2 में कितनी टेंशन होगी ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बता देते हैं। देखो, अब ये तो कट गई, अब ध्यान से देखो, ए सी की जो वैल्यू है ना वो l बाई 2 है, और ए की जो वैल्यू है वो l बाई 6 है। तो सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l बाई 2 माइनस l बाई 6। अब एलसीएम आ गया 6, है ना, तो 6 आ गया तो ये 3l हो गया, ये माइनस l हो गया, तो ये 2l बाई 6 हो गया, जो कि l बाई 3 हो गया। तो ये जो दूरी है ना बच्चों, ये l बाई 3 हो गई। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। अब आगे देखो, तो आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी ये है बच्चों कि हम टॉर्क की इक्वेशन E के अबाउट लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका एक्सेलरेशन हो गया A, यहाँ पे mg लग गया। लेट A इज एक्सेलरेशन ऑफ
लेट सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो यहां पे टेंशन टी हो गई। तो देखो ई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल ही लेते हैं। तो मान लो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ई, है ना। ई अब यही चक्कर है इसमें, जब आप इसके अबाउट टॉर्क लेंगे तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो आई हो गया हमारा आई सी प्लस एम इंटू में एल बाई थ्री का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये दूरी तो एल बाई थ्री निकाल दी थी ना मैंने अभी। आई सी तो 1/12 एम एल स्क्वायर होता है, और ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाई 9, है ना। अब 9 का और 12 का एलसीएम 36 हो गया, तो 3/36 और ये 4/36, तो ये 7/36 हो गया। मतलब एलसीएम इसका 36 आ जाएगा। 36 से डिवाइड करेंगे 3 ऊपर और यहाँ से 4 ऊपर, तो 3 + 4 3 + 4 7 7/36 ml स्क्वायर। तो ये आई की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलेरेशन ऑफ ए का रिलेशन पे निकाल देते हैं। तो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू में L/3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 समझ लो या एक ही समझ लो, चलो एक हो गई है ना। अब देखो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये तो बिंदास है, न्यूटन सेकंड लॉ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हर बार यही लग रहा है। अब टॉर्क की इक्वेशन लेंगे ई के अबाउट, टेकिंग टॉर्क अबाउट ई, टेकिंग टॉर्क अबाउट ई कितना आ जाएगा, mg इंटू में L/3 इज इक्वल टू 7/36 ml स्क्वायर इंटू में अल्फा। तो अब देखो ये बड़ा अमेजिंग सा बन गया है ना। 3 से काट देंगे 12 आ जाएगा, एल से एक पावर कट जाएगी, एम से एम कट जाएगा, तो 12 ऊपर आ गया। तो अल्फा की वैल्यू तो पुराने वाली आ गई 12g/7l। ये बड़ा मजेदार हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो आ गया सो आ गया, ठीक है बच्चों। अब अल्फा अगर निकला है तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो गई 12g/7l इंटू L/3, 3 से कट गया, ये 4 आ गया। ए की वैल्यू डिफरेंट आ गई 4g/7, एल से तो एल ही कट जाएगा। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उससे आपका टेंशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू में 4g/7, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई mg माइनस 4mg/7, सो विच इज 3mg/7। ये आ गई टेंशन की वैल्यू। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि इसमें टेंशन निकालने में कोई ज़्यादा टेंशन हुई नहीं। अब मान लो हम डिफरेंट पॉइंट के एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो बस ये याद रखना अल्फा की क्या वैल्यू है, और डिस्टेंसेस जो है ना वो ई से लेनी पड़ेगी। तो देखो मान लो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू L/6, और ये अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड, क्योंकि भैया जब ई के अबाउट घुमाओगे तो ऐसे घूमेगी ना, तो ए पॉइंट तो ऊपर ही जाएगा ना। तो अल्फा की वैल्यू है 12g/7l इंटू L/6, 6 से कट गया, तो ये हो गया 2g/7 अपवर्ड्स, है ना। तो पॉइंट ए जो है ना ऊपर हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। अब मान लो हमें बी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो अल्फा इंटू में L/3 प्लस L/2, क्योंकि ये डिस्टेंस L/3 है और ये डिस्टेंस L/2 है, तो दूरी तो हमें ई से ही लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने टॉर्क की इक्वेशन ही ई के अबाउट लिखी हुई है, सब कुछ हम ई से ही ले रहे हैं। तो अब देखो 3 और 2, 3 दूनी 6, तो ये आ गया अल्फा इंटू में 5L/6। अल्फा की वैल्यू है 12g/7l इंटू 5L/6, 6 से कट गया, 2 आ गया, 2 पंजे 10, 10g/7 आ गया बच्चों, एल से एल भी कट जाएगा, ठीक है, एल से एल कट गया। अब मान लो हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ डी वो जाएगा अल्फा इंटू में L/3 प्लस L/4, तो ये एलसीएम 12 हो गया, तो 12 7/12 है ना, तो अल्फा इंटू में 7l/12, अल्फा की वैल्यू 12g/7l है ना, इंटू 7l/12,
बहुत ही मजेदार तरीके से जी आ गया आंसर। तो कुल मिला के बच्चों आप समझ गए कि किसी भी पॉइंट का एक्सेलेरेशन निकल सकता है। तो अब इसको मेथड 2 से आप खुद ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आंसर निकल रहे हैं। मेथड 2 से आपको खुद ट्राई करना है और देखना है कि सारे आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए, धन्यवाद।